हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण नारे और कथन कि कौन से व्यक्ति द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। दोस्तों, एक प्रश्न लगभग हर परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है, चाहे वो किसी का भी नारा पूछ सकता है, किसी का भी कथन पूछ सकता है, चाहे आप कोई भी परीक्षा उठा लीजिए, आपको एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जो है मैं कई जगह तक जो है समझाने का प्रयास करूंगा और जो है काफी, चूंकि कम से कम 40-45 नारे होंगे, 50 होंगे और परीक्षा में जो है आने की यहाँ से प्रबलतम संभावना रहती है, इसलिए मैंने जो है मोस्ट न लेकर के जो है और भी सामान्य सी चीजें भी उठाई हुई है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स से बात करें, अगर सबसे पहले नारे की बात करें, नारा देखो क्या है। सबसे पहले ये समझ लो कि जैसे ही हम बात करते हैं, भाई पेन सही है, ये लाल कलर ने, एक मिनट हम दूसरा कलर सिलेक्ट कर लें। चलिए खैर सही है। नारों की अगर बात की जाए, क्या है, जैसे ही क्या हुए आंदोलन हुआ तो उनके द्वारा जो है अपनी बात मनवाने के लिए, जुलूस निकालने के लिए नारे दिए जाते थे। चलिए देखते हैं, खैर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है। तो यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, मौलाना अबुल कलाम के द्वारा यह नारा दिया गया था कि नेहरू देशभक्त है और जिन्ना जो है राजनीतिज्ञ। एक्चुअली में जो खेल राजनीति के दौर में खेले जा रहे थे, अपनी अपनी राजनीतिकता का परिचय देते हुए, तो जहाँ नेहरू की बातों में देशभक्त दिखाई दे रही थी, वहीं जिन्ना की जो है राजनीति दिखाई दे रही। तो ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है ये कथन कहा गया था। चलिए अगली बात करते हैं, दूसरे नारे की बात करें। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह काम करती है, ये कथन किसका है, जॉन सुलिवान का है। दोस्तों, जो अंग्रेज हुआ करता था, एक जॉन सुलिवान प्रांतीय गवर्नर था। यहाँ पर जो है लंदन शहर है और लंदन में एक नदी बहती है और उस नदी का नाम क्या है, आपका टेम्स नदी है। क्या नाम है, टेम्स नदी है। और भारत में जो नदी बहती है उसका नाम क्या है, आपकी गंगा नदी है। तो उसने कहा इसने कि जो हमारी व्यवस्था है, यानी कि अंग्रेजों की जो शासन की प्रणाली है, वो कुछ इस प्रकार से कार्य करती है कि भारत का धन बह करके कहाँ जा रहा है, गंगा नदी से। मतलब स्पंज क्या होते हैं, चूसने वाले कुछ कीड़े प्रकार के होते हैं जो पानी में रहते हैं। तो वह अंग्रेज कहता है कि हमारी जो प्रणाली है, यानी कि व्यवस्था है, वह स्पंज की तरह काम कर रही है, जो गंगा नदी से धन को क्या करती है, सोखती है और टेम्स नदी यानी लंदन में निचोड़ देती है। ये कथन किसका है, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, याद रखिएगा, ये आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, प्रबलतम संभावना है। हालांकि ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला है हमारे पास, मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। यह कथन किस व्यक्ति ने कहा था फ्रेंड्स, यह कथन कहा गया था देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। कब कहा गया था, बात है दोस्तों कब की, 1942 की बात है। और 1942 में जब जो है ऐसा हुआ कि भाई गांधी जी ने कहा कि अब जो है अखिल भारतीय आंदोलन चलाया जाना चाहिए, तो कुछ लोगों ने, कांग्रेस के जो है कुछ लोगों ने कहा कि जब 1947 में विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तब एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता थी और उस टाइम पर आपने क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। अब जो है अखिल भारतीय आंदोलन चला रहे हैं, हम आपका सहयोग नहीं देंगे। तो गांधी जी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैं कांग्रेस के भरोसे नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। बात कब की, 1942। चलिए अगली बात करते हैं, स्वराज्य या स्वतंत्रता जो है यहाँ पर बड़ा होगा, मेरा ये नहीं होगा भाई, थोड़ा थोड़ा क्या मैंने चेक नहीं किया हुआ है, एक बार जल्दी जल्दी टाइप करने में हो जाता है। स्वराज्य या स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध है, अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह बात किसने कही थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है यह बात कही गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है यह बात कही गई थी। फ्रेंड्स, जब स्वतंत्रता को लेकर, स्वराज को लेकर के आंदोलन चलाया जा रहा था, तो होम रूल लीग आंदोलन हुआ था उसी टाइम पर, ये 1916 के आसपास। तब 1916 के आसपास बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह कथन कहा गया था, स्वराज मतलब कि हमारा खुद का राज्य, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसमें अंग्रेजों से लेकर के रहूंगे। इसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए हुए थे। अगली बात करते हैं, अगला है कि मेरे सर पर लाठियों का प्रहार, मेरे सर पर लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगा। बात दोस्तों कब की है, 1928 की बात है। बात कही गई थी किसके द्वारा, लाल लाजपत राय जी के द्वारा कही गई थी।
एक्चुअली में जब साइमन कमीशन भारत में आया हुआ था तो इसका जब विरोध किया जा रहा था तो उस टाइम पर जो स्कॉट था और सॉन्डर्स थे उनके द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था। लाल लाजपत राय उस आंदोलन के नेता थे, भगत सिंह भी वहीं पर थे। लाल लाजपत राय के ऊपर लाठी का प्रहार किया गया, उसमें जो है लाला जी की जो है मौत हो गई थी। तो उसी टाइम पर यह कथन उनके द्वारा कहा गया था कि मेरे सर पर जो एक लाठी मारी जा रही है यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्या होगा, कील के समान होगा। मतलब सीधा सा है फ्रेंड्स की आगे चलकर के जो बदला हुआ तो इसी की आग थी। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स अगले नारे की कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा रही है, मेरी भारत में रहती हुई इच्छा है इसे मरती हुई देखूं। दोस्तों करजन जब 1885 की बात है, 1885-90 की बात है, जब कांग्रेस का गठन किया गया तो कई लोगों ने कांग्रेस पर अलग अलग प्रकार के कमेंट किए। हालांकि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर और जो राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका थी तो कांग्रेस की ही थी, इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो करजन जो है कहता है, मतलब एक प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करते हुए कांग्रेस मरने वाली है। मतलब कि उसमें जो है जब वो उस टाइम पर कौन हुआ करते थे, नरम दल के नेता हुआ करते थे। वो कहता है अंग्रेज करजन कि कांग्रेस मरने वाली है, यानी लड़खड़ा कर गिर रही है और मेरी भारत में रहती हुई एक इच्छा है कि मैं इसे मरती हुई देखूं। ये कथन किसका है? लॉर्ड करजन का ये कथन है। अगली बात करें, यदि हम साल में मेढक की तरह एक बार टर्राते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा हुआ था, जिन्हें जो है लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस कार्य कर रही थी और तो उन पर ये कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी करते हुए ऐसा कथन कहा हुआ था। अगली बात करें फ्रेंड्स, अगला है कि क्रांति की तलवार में धार जो है, क्रांति की तलवार में धार कैसे आती है? तो क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर के रगड़ने से आती है। कैसे आती है? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर के रगड़ने से होती है। ये कथन किसने कहा था? शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था। और उनके बचपन का नाम क्या था? भाग्यवान बनने से पहले जो है पिछली क्लास में हमने किया हुआ था। अगली बात करें कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। तो क्या ये कथन किसने कहा था कि समूचा भारत जो है क्या है? एक विशाल बंदी गृह है। यह कथन कहा था सी.आर. दास। सी.आर. दास दोस्तों चित्तरंजन दास भी कह दिया जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी थे, नेताजी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है आराम हराम। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये कथन कहा हुआ था, आराम हराम है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला नारा है वंदे मातरम। यह नारा किसने दिया हुआ था? दोस्तों यह नारा दिया हुआ था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। जो है इनकी जो पुस्तक है इसका नाम है भाई आनंद मठ नामक जो इन्होंने उपन्यास लिखा हुआ था। कौन सा उपन्यास? आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा हुआ था। इसमें वंदे मातरम का जो है नारा दिया हुआ था। अरे ये कब की बात है भाई साहब? 1874 में ये नारा दिया गया था, याद रखिएगा 1874 में नारा दिया गया। अगली बात करें, मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ। ये कथन किसका है? तो ये है देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से पढ़ाई की हुई थी तो उन्होंने पूंजीवाद में रहकर के पढ़ाई की हुई थी, लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहे तो उस टाइम पर समाजवादी आंदोलन बहुत तीव्रता से चल रहा था। तो उनका ये कथन जो है काफी फेमस हुआ कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। समाजवादी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि सरकार के मतलब देश के साधन है और उस पर जो है जनता का अधिकार होना। अगली बात करते हैं कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती की बात करें, महान समाज सुधारक थे दयानंद सरस्वती। और इन्होंने हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए और लोगों को एकजुट करने के लिए क्या कहा कि पूरी ये जो अंग्रेजी व्यवस्था को छोड़ करके वेदों की ओर लौटो। जो भी हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म ग्रहण कर चुके थे उनको वापस हिंदू धर्म में दीक्षित करने के लिए यह नारा दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती के द्वारा इनके द्वारा पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगली बात करें, यदि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। यह बात किसने कही? सरदार पटेल ने कही हुई थी। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से मारकाट चल रही थी तो सरदार पटेल ये मान चुके थे कि अब हमें जो है पाकिस्तान को अलग कर देना चाहिए। तो वो कथन कहते हैं एक पत्रकार से, यदि पाकिस्तान को हम नहीं स्वीकार करेंगे देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। किसने कहा? जो है सरदार पटेल ने कहा हुआ था। अगली बात करें, हिंदुस्तान तलवार के बल पर जीता गया है तथा तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन है अंग्रेज अधिकारी एल्गिन द्वितीय का। यह कथन है दोस्तों, ये गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। एक्चुअली में जब भारत में विद्रोह हो रहे थे तो
कुछ लोगों ने जो है अंग्रेज अधिकारियों ने ही कहा कि भाई जी यहाँ पर इतने विद्रोह हो रहे हैं, इसे कैसा दबाया जाएगा। तो इसने घोषणा करते हुए कहा कि हमने जो है इसे जीता है तो ऐसे गुलाम मतलब है हाथ पैर जोड़ करके नहीं जीता है, ये तो हमने तलवार के दम पर जीता हुआ है और तलवार के दम पर ही हम क्या करेंगे, इसे जो है बचाएंगे, यहाँ विद्रोहों को दबाएंगे, रक्षा करेंगे। अगले नारे की बात करें तो वो है हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटवाना बेहतर समझा। किसने कहा हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा हुआ था। आई थिंक जब उन्होंने 1937 में क्या हुआ था भाई, प्रांतीय चुनाव हुए थे और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। इसके बाद जो है 1939 में विश्व युद्ध हुआ तो कांग्रेस ने क्या दिया, पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। शायद उसी टाइम का एक कथन है। अगली बात करें फ्रेंड्स से, अगला जो नारा है कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, मेरे जीवित रहते हुए विभाजन नहीं होगा। ये नारा किसका है फ्रेंड्स? है देश के जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी का नारा है कि यदि विभाजन होगा भारत का तो मेरी लाश पर होगा। क्योंकि वो कहते ही थे कि भाई हिंदू मुस्लिम जो है क्या है, ये सब एक ही हैं। उनका ही ये कथन एक और फेमस हुआ था कि भाई ना भारत हिंदुओं का है, ना ही मुसलमानों का है, ना ही कुछ अन्य का है, सभी का मिला जुला संयोजन है। और उन्होंने जीवन पर जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने संघर्ष किया तो वो हिंदू के लिए नहीं किया, ना ही अलग से मुसलमान के लिए किया, तो हमेशा ही दोनों को साथ में लेकर चलते रहे, चाहे वो खिलाफत आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो। और निश्चित रूप से सहयोग भी इसका मिला हुआ था, ये सभी लोगों ने सहयोग किया था। चलिए, तो गांधी जी जब जहां भी जाते थे तो जितने भी लड़ाई हो वहां पर शांत हो जाती थी। चलिए आगे बात करते हैं। यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला। महात्मा गांधी ने कहा था जब 1940 का अधिनियम आया हुआ था, वो 40 का अगस्त प्रस्ताव आया हुआ था, उसमें जो है ये कहा गया था कि हम भारत को आजादी देंगे, संविधान सभा गठन करेंगे। तो महात्मा गांधी ने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला है। अगली बात करते हैं। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु बदले में पत्थर मिले। क्या? बदले में जो है पत्थर मिले। ये किसने कहा हुआ था? ये महात्मा गांधी ने कहा हुआ था। जब उन्होंने अंग्रेजों का पहले मतलब सत्ता हिंसा के माध्यम से जीतना चाहा, परंतु अंग्रेजों ने जो है उनको स्वीकार नहीं किया, तो 1942 के टाइम पर उन्होंने अंत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जारी किया। तो उस टाइम का ये कथन है। अगली बात करते हैं। जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है। ये किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा हुआ था। एक्चुअली में कहा था कि भारत विकसित नहीं है, पश्चिम जो है बहुत विकसित है, ऐसा कई लोग कह रहे थे उस टाइम पर जब 18वीं 19वीं शताब्दी में। तो फिर दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि जो अपना होता है वह क्या होता है, बेस्ट होता है, चाहे वो कितना भी मतलब श्रेष्ठ हो दूसरे का। मतलब यही है कि जो स्वदेशी यानी स्वयं का है राज्य वह सर्वोपरि है और उत्तम है रेदर देन किसी दूसरे की तुलना में। अगली बात करते हैं। अगला है कि भारतीय संस्कृति न पूरी तरह से हिंदू है, ना ही इस्लामिक, ना ही कुछ है अन्य, वह सबका संयोजन है। किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा हुआ था। चलिए अगले कथन की बात करते हैं। अगला कथन है दास्ता का नया चार्टर, जो भाई 1900 क्रिप्स प्रस्ताव के लिए कहा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव, जो क्रिप्स प्रस्ताव आया हुआ था कब का है? 1942 में आया हुआ, 1942 में आया हुआ था। तो उसे जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि दास्ता का एक नया चार्टर है, मतलब नया कानून है। अगली बात करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद हर कोई जानता होगा, भगत सिंह ने यह नारा दिया था जब हम असेंबली पर फेंका था, उसी टाइम पर कहा था इनकलाब जिंदाबाद। अगली बात करें। दिल्ली चलो किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फ्रेंड्स ये बात है हकीकत की 1943 की बात है और ये कब की बात है? 1929 की बात है। 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस जो है कहाँ पर, वही सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के कैप्टन बनते हैं। तो उस टाइम पर ये नारा देते हैं कि चलो दिल्ली चलो, और मतलब भारत पर जो है अंग्रेजों से, भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराओ, ऐसा नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल द्वारा दोस्तों ये लिखा गया एक बहुत बेस्ट गीत है। बाद में मोहम्मद इकबाल हालांकि पाकिस्तान का समर्थन करने लगे, लेकिन शुरुआत में जो व्यक्ति ऐसा कहता है बाद में वही कुछ हो जाता है कि मतलब पाकिस्तान के लिए समर्थित हो जाता है। तो सारे जहां से अच्छा किसने कहा था? हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहा हुआ था। अगली बात करें। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता। ये कहा था क्लाइमेंट एटली, लॉर्ड क्लाइमेंट एटली। दोस्तों एटली जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जब आज़ादी मिल रही थी तो उस टाइम पर ये बात है सामने आई कि भाई भारत में तो क्या है बहुसंख्यक हैं,
हिंदू हिंदू हैं, तो वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं वो क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे, उनकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए अल्पसंख्यकों की चिंता करते हुए उन्होंने कहा कि हम उनके ऊपर जो है थोप नहीं सकते हैं कि यहाँ हम जबरदस्ती जो है अल्पसंख्यकों के लिए क्या करोगे, अधिकार दोगे। तो ये कथन किसका है, क्लाइमेट एटली का है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा हुआ था जब वह आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, जवान थे, उनसे बात करते हुए कहते हैं, मतलब मोटिवेट करते हुए, भाषण देते हुए कहते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगले नारे की बात करें दोस्तों कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोरे बाजुए कातिल में है। ये कथन किसका है, राम प्रसाद बिस्मिल का है दोस्तों, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ था और ये जो हुआ करता था 1924 में इसका गठन किया गया था, जब सभी क्रांतिकारी अपनी असेंबली लगाए हुए थे, विचार कर रहे थे कि इस प्रकार से जो है अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाई जाए। तो कई लोगों ने कहा कि भाई इतना सख्त कानून है, अंग्रेजी शासन हमारे पीछे लगा हुआ है। तब उस टाइम पर जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि क्या कर लेगा कानून और क्या कर लेगी अंग्रेज सरकार, जब सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, इससे सर को मिटा देने की मतलब हमारे अंदर तमन्ना ही है, देखना है जोर बाजुए कातिल में है, मतलब कि हम भी तो देखें आखिर कितना दम है अंग्रेजी सरकार में, उनके बाजुओं में कितनी दम है। ये कथन किसका है, राम प्रसाद बिस्मिल का। अगली बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं, किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने यह कथन कहा हुआ था राजेंद्र प्रसाद के लिए। अगली बात करें, भारत भूख से मर रहा है, भारत जो है भूख से मर रहा है, यह कथन किसने कहा हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। एक्चुअली में जिस प्रकार से उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन किया, दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया हुआ था, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया हुआ था, प्रति व्यक्ति आय की गणना की हुई थी, और उन्होंने ही एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उस किताब में बताते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में मतलब अवैध प्रकार का एक शासन कर रहे हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। और जब उसका मूल्यांकन किया गया तो उन्होंने मूल्यांकन किया कि अगर यदि इसी प्रकार की स्थिति रही, भारत बहुत जल्द तबाह हो जाएगा। तो धन जिस प्रकार से जो भारत का धन निष्कासन हो रहा था, ब्रिटेन में जा रहा था, भाई सिस्टम क्या था थोड़ा समझिएगा, आपको इतिहास की सामान्य समझ तो होनी चाहिए। यूं मानिएगा ये क्या है, ब्रिटेन है, ये क्या है, ब्रिटेन है, और ये क्या है आपका भारत है। सिस्टम क्या चलता था, अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ से क्या लिया, कच्चा माल लिया। कौन सा माल लिया, कच्चा माल। कच्चा माल बोले तो खनिज, धन संपदा, कोयला, कपास, ये सभी ले गए। अब यहाँ जो बड़े बड़े उद्योग लगे हुए थे, कंपनियां लगी हुई थी, बहुत सस्ते दामों पर इसे लिया गया। क्या लिया गया, बहुत सस्ते दामों पर लिया गया। और वो जब वही उत्पाद बन गया कंपनी में, तो फिर वापस आकर के कहाँ पर बेचा, भारत में बेचा। 5 रुपया का यहाँ से खरीदा, 50 रुपया का यहाँ पर बेचा, क्योंकि कच्चा माल पूरा का पूरा कहाँ चला गया, ब्रिटेन चला गया। इसलिए यहाँ का जो भारत का हस्तशिल्प हुआ करता था, मतलब जो देसी धंधे हुए करते थे, वो सभी के सभी क्या हो गए, बंद हो गए। अब बंद हो गए तो पूरे के पूरे हस्तशिल्प कहाँ पर आ गए, ये कृषि पर कूद पड़े, खेती किसानी में, और खेती किसानी में इनकी हालात जो है बिगड़ती ही गई। उधर खेती किसानी में अंग्रेजों ने राजस्व कानून जो अपने लाए हुए थे, राजस्व कानून इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया कि भाई हद ही हो गई थी। कई बार जब अकाल पड़ते थे उस टाइम पर भी टैक्स नहीं रोका जाता था। तो जो किसान होते थे उनको जो है अपने जो जमींदार लोग थे, मुखिया लोग थे, महाजन लोग थे, उनसे क्या लेते थे, ब्याज पर पैसा लेते थे। और ब्याज इतना ज्यादा होता था कि वो अगले साल नहीं चुका पाते थे, और अगले साल नहीं चुका पाते थे, अंत में उन्हें क्या है, अपनी खेत जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। और जब खेत जमीन भी उठ जाती थी फिर भी उनका ब्याज नहीं चुकता था, तो अपने ही घर में उन्हें बेच करके, अपने घर बेचकर अपने घर में ही किराएदार बन जाते हैं। कई किसान तो जिनकी बेटियां हुआ करती थी उन्हें भी उठा लिया जाता था। दोस्तों मैं मेंस का इतिहास भी पढ़ाऊंगा, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वहां पर देखिएगा, मैं इनकी वास्तविकता को जो है किस प्रकार से दिखाता हूँ, तो आपके रंग रंग में भर जाएगी यदि आप एक कॉन्सेप्ट के साथ में इतिहास पढ़ेंगे। खैर यहाँ हम कथन पढ़ रहे हैं, भारत भूख से मर रहा है। अकाल जब पड़ते थे भारत में, क्या पढ़ते थे, जब सूखा पड़ जाता था तो अंग्रेजों की जो है टैक्स की दर नहीं घटती थी, इस सूखे में 11 लाख लोग मर जाते थे। और जब जब भी भारत में अकाल पड़े तो कृषि ने उनका सहयोग नहीं किया। क्यों, क्योंकि भाई कृषि एक प्राकृतिक व्यवस्था है। क्योंकि भारत का जो है उद्योग क्या हो गया, भारत का उद्योग खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था, क्योंकि उद्योग तो यहाँ पर चले गए थे ना, कच्चा माल यहाँ से गया और भारत में पका हुआ माल आया, तो यहाँ से पैसा जा रहा था, पैसा जा रहा था ब्रिटेन की तरफ। तो भारत में जब भी अकाल पड़े
तो उद्योग नहीं थे, तो बहुत बहुत बुरी स्थिति हो गई। 11-11 लाख लोग जो है मर गए थे एक एक अकाल में। और वहीं जब ब्रिटेन में अकाल पड़ता था, हालांकि वहाँ की जलवायु काफी अच्छी है, अकाल नहीं पड़ते वहां पर, लेकिन फिर भी जब पड़ता था तो वहां का जो है कौन सुधार देता था? उद्योग जो है वहां की व्यवस्था को संभाल लेते थे। तो इस प्रकार से वहां तो ठीक रहता था, लेकिन भारत में जहां भूख से, गरीबी से, प्लेग से, महामारी से करा रहे थे, ऐसे ही टाइम पर अंग्रेज जो है बड़े बड़े 5 स्टार होटल में फिल्म देख करके आते थे, तो गली में जो है लाशें इस प्रकार से पड़ी होती थी, गाड़ियों को रौंदाते हुए इस प्रकार से वो निकाल देते थे। तो इस दुर्दशा का भी क्या कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा। तो ऐसे ही अकाल के समय पर दादा भाई नौरोजी ने जब मूल्यांकन किया तो फिर क्या कहा कि भारत जो है भूख से मर रहा है, उसे भी क्या करना चाहिए। तो इसी स्थिति के आधार पर उन्होंने कहा था सूखा पड़ जाता था। चलिए खैर भाई समय तो लग जाता है, लेकिन कई लोग जो है ना बाद में नहीं समझते कि भाई इतनी लंबी क्लास नारों में करवाने में, लेकिन अगर देखे चीजों को दिल में उतारना है ना, समझना है बहुत अच्छे तरीके से, समय तो लग ही जाता है। हालांकि मेरे पास भी इतना खाली समय नहीं है कि हर चीज को समझा दूं, फिर भी लेकिन जिस प्रकार से वास्तविकता होती है पढ़ाई की, भाई इसी प्रकार से कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। गांधी अर्धनग्न फकीर है, ये कथन किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। जब गांधी जी जो है क्या नाम है वो गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, वहां पर 1931 की बात है, 31-32 की बात है, जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो सभी लोग, अंग्रेज जो है पूरे जो ब्रिटेन के जो बड़े बड़े लोग थे देखने के लिए तरस रहे थे कि गांधी कोई बहुत बड़ा जवान व्यक्ति होगा, बहुत अच्छी खासी बॉडी वॉडी होगी और बहुत डोले सोले होंगे, तो तभी तो उसे अंग्रेजों को दिया होगा एक दो थप्पड़, और क्या कर दिया है, उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। भाई गोलमेज सम्मेलन में जो लॉर्ड इरविन था वो झुक गया था ना गांधी के सामने की, लो आपको जो भी कहना है मतलब पर्चे में लिख दो, हम सब बात मान जाएंगी। तो जब सभी लोग जो है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में देख रहे थे कि वेयर इज गांधी, हुआ इज गांधी, कौन है गांधी भाई, कहाँ है गांधी, कैसा है गांधी, तो जब कई लोगों ने कहा कि हु इज दिस गांधी, मतलब एक सफेद साड़ी पहने हुए, मतलब परदनी पहने हुए और वो धोती टाइप की पहनी हुई जो उनका पहनावा होता था, और हाथ में एक डायरी लिए हुए और डंडा लिए हुए, चश्मा लिए हुए, बस यही था। वाओ ये गांधी है। तो वहीं पर जो विंस्टन चर्चिल था उसने क्या कहा कि यार धर्म फकीर है, वहीं पर एक कथन कहा हुआ। चलिए अगली बात करते हैं। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा हुआ था, चूंकि गर्म दल का नेता था और कांग्रेस जो है शुरुआत में गठित की गई तो गर्म दल के नेताओं की नहीं चलती थी, इसलिए उन्होंने टीका टिप्पणी करते हुए कहा पब्लिक सेफ्टी बिल भारत की गुलामी का नंबर 1 विधेयक है। दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने किया था ये। एक्चुअली में गांधी जी से अलग होकर के जो है असहयोग आंदोलन जैसे ही असफल हुआ तो CR दास और मोतीलाल नेहरू अलग हो गए कांग्रेस से, और इन्होंने अपनी स्वराज पार्टी गठन किया और स्वराज पार्टी गठन करके विधानसभा में ही पहुंचे, और जब कानून पारित किया जा रहा था तो वहां पर ये असहयोग कर रहे थे। तो जो पब्लिक सेफ्टी बिल भारत में जब लाया गया, मतलब ये है पब्लिक सेफ्टी से कि भारत में जो है लोगों से सुरक्षा करने के लिए अंग्रेज जो है किसी को भी नजरबंद कर सकते हैं, किसी को भी गोली मार कर सकते हैं, कोई खास वजह नहीं, इस प्रकार से अवैध प्रकार का एक कानून था। तो इसमें जो है मोतीलाल नेहरू ने उसे कमेंट करते हुए कहा था कि पब्लिक से सेफ्टी करने के लिए कानून लाया जा रहा है, सुरक्षा करने के लिए जो अवैध अधिकार देता है, ये क्या है, भारतीय गुलामी का एक और नया कानून है। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयों तथा ह्यूम साहब के द्वारा क्या हुआ, जन्म हुआ। ये मतलब जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म जो है हुआ है, एनी बेसेंट थी, और एनी बेसेंट ये कहाँ की थी? मूल रूप से आयरलैंड की थी, आयरलैंड की थी, और भारत में जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये सहयोग कर रही थी भारत का। तो वो क्या कहती हैं कि जो कांग्रेस आई हुई है किस लिए आई हुई है? मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, और भारतीयों को मतलब जो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए है। और इसका जन्म कैसे हुआ है? इसका जन्म जो हुआ है भारतीयों तथा ह्यूम साहब के द्वारा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना किसने की हुई थी? A.O. ह्यूम ने की हुई थी, इसलिए उन्होंने यह बात कही थी। 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगली बात करते हैं। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, ये कथन किसने कहा हुआ है? लाला लाजपत राय ने यह कथन कहा हुआ है। अगली बात करते हैं। भारत ने अपनी आवाज कांग्रेस से पाई, ये कथन किसका है? मदन मोहन मालवीय का है। वास्तविकता में दोस्तों यही तो है कि कांग्रेस से पाई हुई थी,
पहले जहाँ 1885 के पहले हर कोई अपना अपना संघर्ष कर रहा था अलग अलग, लेकिन 1885 में जैसे ही कांग्रेस का गठन हुआ तो फिर क्या है, सभी लोग कांग्रेस से जुड़ने लगे और एक राष्ट्रीय स्तर का मंच सभी को मिल गया, तो आवाज क्या चारों तरफ फैलने लगी। मदन मोहन मालवीय ने इसने कहा हुआ था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं, फिरोज शाह मेहता ने कहा हुआ था। फिरोज शाह मेहता बम्बई के थे, बम्बई का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। और कहते हैं कि कांग्रेस जो है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की, तो कांग्रेस में बड़े बड़े लोग नहीं जुड़, मतलब सामान्य से लोग नहीं जुड़ पाते थे। वहां पर काफी बड़े बड़े लोग ही जुड़ते थे, जो बड़े बड़े वकील होते थे, नेता जमींदार, ऐसे लोग जुड़ते थे। तो अपना अपना वो देखते थे। तो जब सामान्य लोग नहीं जुड़ते थे तो फिर उन्होंने क्या कह दिया कि फिरोज शाह मेहता ने कहा कांग्रेस जनता की आवाज नहीं है, अर्थात बड़े बड़े लोगों की आवाज है। क्योंकि जब गांधी जी आए 1920 में तो उन्होंने कितनी कर दी, कांग्रेस में जुड़ने की फीस जो है 0 मतलब पैसा 4 आना कर दी थी। 4 आना जो है फीस कर दी हुई थी, 4 आना में हर कोई जुड़ सकता है कांग्रेस से। तो फिर कांग्रेस का आकार इतना बड़ा हो गया कि जन आंदोलन होने लगे। चलिए आगे बात करते हैं कि हमारी आदर्श दया, हमारा जो आदर्श है वो दया याचना नहीं बल्कि क्या है, आत्मनिर्भरता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जब भी दोस्तों बात आए आपके सामने, किसकी बात आए, स्वराज की, स्वराज की आए बात, तो आपको वहां पर अधिकांश था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जैसे नामों का उपयोग कर सकते हैं। जब न पता हो तब की बात कर रहे हैं भाई। तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, ये किसने कहा हुआ था, सिरोल साहब ने कहा हुआ था। वेलेंटाइन सिरोल इनका पूरा नाम था, वेलेंटाइन सिरोल ने कहा हुआ था। एक्चुअली में जिस प्रकार से क्या नाम था भाई, बाल गंगाधर तिलक ने क्या मनाया, एक गणेश उत्सव मनाया, एक है शिवाजी उत्सव मनाया, गणपति बप्पा मोरिया। इनसे क्या है, हिंदू धर्म के लोग जो जागृत हो गए और लाला लाजपत राय से जुड़ने लगे। बाद में हालांकि 1907-8 में लाला लाजपत तिलक जी को क्या हो गई, जेल हो गई। लेकिन इस सिरोल ने क्या कहा, भारत में जो अशांति फैली है किस व्यक्ति के कारण फैली है, तिलक के कारण। क्यों, क्योंकि इसने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव जैसे कार्यक्रम चलाए हुए हैं। अगली बात करते हैं, अगर मनुष्य में दिव्यता हो सकती है तो वह है दादा भाई नौरोजी में थी। तो दादा भाई नौरोजी दोस्तों भारत के एक वयोवृद्ध पुरुष थे और बहुत सारे कार्य किए हुए थे, चाहे वो धन निष्कासन का सिद्धांत, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे वो समाज सुधार आंदोलन हो, चाहे वो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उनकी पुस्तक हो, या फिर इंग्लैंड डेप टू इंडिया लेख हो उनका, या फिर भारत में गरीबी और आर्थिक रूप से जो भारत का मूल्यांकन किया है किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया है। और भारत की स्थिति को बताया है उस टाइम पर जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, खतरनाक, कोई आवाज नहीं बोल सकता था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, अगर कहते हैं कि मनुष्य में अगर कोई जादू है, दिव्यता है, कोई दैवीय शक्ति है तो किसके अंदर है, दादा भाई नौरोजी के पास में थी। अगली बात करते हैं, अगला है कि कर्जन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया था। किसने कहा हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा हुआ था। या यूं इस प्रकार से कथन शायद आपसे कभी पूछ ले कि आधुनिक भारत का औरंगजेब गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे कहा है, तो कर्जन को कहा हुआ है। अगली बात करें, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं चाहते हैं। सरदार पटेल के अलावा कौन कह सकता है भाई। सरदार पटेल चाहते थे कि देशों में कोई जो जिन्ना है यहाँ से मार काट अलग हो। चाहे एक बार और कहते हैं सरदार पटेल की, हमें कटा फटा ही सही पर स्वच्छ भारत चाहिए। तो जब भी ऐसी बात आए तो कौन है, सरदार पटेल। इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है, सुरेंद्रनाथ बाबूजी ने कहा था। गोखले स्वशासन के महान देवदूत थे, ये किसने कहा हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने कहा हुआ था। गोखले जो है स्वशासन के महान देवदूत थे, किसने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था। गोखले भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ थे, ये कथन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का। गोखले दोस्तों शुरुआत के व्यक्ति हैं। जैसे भारत में अगर मैं बात करूं कि जब 1885 से लेकर के, कब से, 1885 से लेकर 1985 तक, 1905 तक के टाइम को क्या कहा जाता है, जो नरम दल का काल कहा जाता है। और इस टाइम पर 3 नेता ही तो थे भाई, एक दादा भाई नौरोजी थे और एक कौन थे भाई, एक जो है आपके फिरोज शाह मेहता नहीं, एक गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, एक गोपाल कृष्ण गोखले हो गए और एक व्यक्ति और थे। 3-4 ही नेता तो थे, मतलब जो गरम दल के थे शुरुआत में। तो इसलिए प्रथम कूटनीतिक किसे कह दिया जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को कह दिया जाता है, जो शुरुआत की नेता थे। आगे बात करें, अगला है हिंदू मुस्लिम मुख्यतः 2 राष्ट्र है। ये भाई वीर सावरकर साहब हैं और इन्होंने ही 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था।
ये ध्यान रखिएगा, कट्टर हिंदू विचारधारा के व्यक्ति थे, कट्टर हिंदू विचारधारा के व्यक्ति थे। इन्हें किसी से मतलब नहीं था, ये जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, आरएसएस का समर्थन करते थे। जानकारी के लिए बता दूं, जो नाथूराम साहब थे, नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की हुई थी, पूरे के पूरे किससे प्रभावित थे? सावरकर से प्रभावित थे। जब सावरकर जेल से निकल करके आते हैं, ये वही 1900 जब 7-8 में इनको क्या हो जाती है, सजा हो जाती है, काला पानी, जब वहां से निकल करके आते हैं तो ये हिंदूवादी विचारधारा का अपना क्या है, प्रभाव चलाने लगते हैं। क्योंकि नाथूराम पहले कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही सावरकर से मिलता है तो पूरा का पूरा किसके समर्थन में हो जाता है? सावरकर के समर्थन में हो जाता है। और अंत में कट्टरवादी विचारधारा में इतना ज्यादा मतलब वो हो गए कि एक ऐसे व्यक्ति को मार दिया जो कि आप जानते हैं महात्मा गांधी की हत्या कर दी हुई थी 1949 में। अगली बात करें, मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा पूर्ण हो सकी। मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों स्वशासन के लिए काफी प्रयास किए थे और ये प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने 1923 में क्या किया था, अपनी अलग पार्टी बना ली थी। इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी हालांकि काफी हद तक सफलता भी मिली थी और आगे चल करके उनकी 1932 के आसपास है, 1932 के आसपास क्या हो जाती है, मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। भारत उस टाइम पर आजाद नहीं हो पाया था, तो मोतीलाल नेहरू ने यह कहा हुआ था। इन्हीं के पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू। अगली बात करें, मैं विद्रोही हूँ, स्वराज विद्रोह आवश्यक है, तो कौन कहेगा? चित्तरंजन दास ने कहा था, CR दास यानी चित्तरंजन दास ने कहा हुआ था, यदि स्वराज प्राप्त करने के लिए मुझे विद्रोह भी करना पड़े तो मैं विद्रोही हूँ। अगली बात है कि सारी हिंदुत्व प्रणाली पश्चिम से बढ़कर है, बढ़ाकर नहीं भाई, क्या है? बढ़कर है। मतलब कि अगर ये तुलना कर दी जाए कि ब्रिटेन श्रेष्ठ है, अंग्रेज श्रेष्ठ है या हिंदू श्रेष्ठ है, यानी भारत के लोग श्रेष्ठ हैं, तो भारत के लोग श्रेष्ठ हैं। ऐसा कौन कह रहा है? एनी बेसेंट जी कह रही है, जो कि आयरलैंड की निवासी थी। अगली बात करें, असहयोग आंदोलन एक मूर्खतापूर्ण विरोध है, किसने कहा हुआ था? एनी बेसेंट ने कहा हुआ था। जो महात्मा गांधी ने 1920 में एक्चुअली में असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन से पूर्णतः क्या करना है? असहयोग करना है, चाहे वो सामान खरीदना हो, चाहे उनकी नौकरी से हो। तो कई लोगों ने क्या कर दिया, इसमें नौकरी का त्याग दे दिया, नौकरी का त्याग पत्र दे दिया। और चूंकि गांधी जी ने कहा था कि 1 साल में आजादी मिल जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कई लोग जो है दोस्तों तबाह हो गए इसमें। तो फिर एनी बेसेंट ने यह कथन कहा कि यह एक मूर्खतापूर्ण विरोध है। अगली बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि थोड़ी सी समझिएगा, कांग्रेस के 2 दल थे, एक गरम दल था और एक क्या था? नरम दल था। नरम दल में जो है मतलब ये गोखले वगैरह, दादाभाई नौरोजी भाई जैसे नेता थे, और गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल थे, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और भूपेन चंद्र पाल थे। अब इनका स्वभाव था कि भाई प्रार्थना पत्र देना और मतलब हिंसा न करते हुए जो है पत्र के माध्यम से हाथ पैर जोड़ करके क्या है, जो है अपनी अधिकार मांगना। और इनका स्वभाव था कि भाई हम हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे, जो उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति, हम आंदोलन करेंगे और जो जरूरत पड़ी तो फिर हिंसा भी करेंगे। तो ये व्यक्ति झुकने वाले नहीं थे और ये व्यक्ति कैसे नरम दल के झुकने वाले थे। तो ये झुक झुक करके अंग्रेजों से क्या है चीजें मांगते थे, ये खड़े रहते थे। तो इन्हों के जो चीजें नहीं दी जाती थी, लेकिन भाई पहले गए प्रार्थना पत्र दिया, फिर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया, फिर प्रार्थना पत्र दिया, फिर दोबारा प्रार्थना पत्र दिया, फिर धरना किया, फिर भूख हड़ताल की। तो इस प्रकार से कार्यक्रम किसके? नरम दल के थे। परंतु गरम दल के व्यक्ति ऐसे नहीं थे, वो सीधा उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति थे। जब ये देखते थे कांग्रेस को जो है इस प्रकार से कार्य कर रही है, तो फिर इन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था, अंग्रेजों से भीख मांगती है, भाई ये हमारा कार्य करवा दो, हमारा ये शासन करवा दो, ऐसे जो है वो करती रहती है। अगली बात करें, अगला है हमारे पास में, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करे तो मैं ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। यह कथन किसका है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी का ही है। एक्चुअली में जिस प्रकार से छुआछूत फैला हुआ था, उस अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत है, मतलब कि एक दूसरे को भाई नहीं छूना, या फिर यूं मान लेना कि तुमने हमारा खाना छू लिया है तो ये वो हो गया, हम बड़ी जाति के हैं, आप छोटी जाति के हैं। तो इस प्रकार से जो यही क्या होती है? अस्पृश्यता होती है। बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहते हैं कि अगर इसे भगवान भी स्वीकार कर ले कि मतलब अस्पृश्यता ठीक है, तो मैं भगवान को भी मान्यता नहीं दूंगा, मैं कह दूंगा भगवान नहीं है। ये कथन किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने क्या देखा, भारत के जितने भी महत्वपूर्ण नारा और कथन थे जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए थे,
वो आपके सामने प्रस्तुत किए, जहाँ तक जो है डिटेल भी किया है, क्योंकि हर एक बात का मैं डिटेल तो कर सकता हूँ, लेकिन ये क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली इस प्रकार की वीडियो लेकर के आते हैं। चलिए, धन्यवाद।